Hello everyone, welcome to another video of our PYQ solving sessions. So today we are going to start with 2019 GS paper and we will be solving question number 1 to 50. In the last video we covered 2018 GS paper. So let us start without wasting any time. Question number 1 पे आते हैं. With reference to Mughal India, what are the differences between Jagirdar and Zamindar? Now this is a very static and basic question, static and basic, so it should be easy for you. Okay, देखते हैं फिर. Jagirdars were holders of land assignments in lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any other duty than revenue collection. So this is a wrong statement because zamindars were responsible for many other things. Okay, ये गलत है. Second is land assignments to Jagirdar were hereditary and revenue rights of zamindars were not hereditary. तो ये भी गलत है because the rights of zamindars were hereditary. Okay, so this statement is also wrong. The answer becomes D and official answer is also D. Okay, so no trick in this, obviously basic knowledge is involved. Question number 2 पे आते हैं. With reference to land reforms in independent India, which one of the following statements is correct? Correct कौन सा है? ठीक है, तो how we are going to go is we will find incorrect statement. Whichever is not incorrect, that is correct. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला स्टेटमेंट देखते हैं. द सीलिंग लॉज फॉर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स. ठीक है, इसमें आप सिंपल क्या लगाना है, कॉमन सेंस लगाइए. ठीक है, कॉमन सेंस ये है कि क्या अगर सीलिंग लॉज आप लगाते हो तो क्या आप केवल फैमिली होल्डिंग को सीलिंग लगाओगे और इंडिविजुअल को नहीं लगाओगे? तो बहुत स्टूपिड सी बात हो जाएगी. मतलब कि पूरी फैमिली 10 एकड़ होल्ड कर सकती है बट सिंगल पर्सन जो है उसकी कोई लिमिट नहीं, वो 100 एकड़ होल्ड कर सकता है. तो लॉजिकली नहीं है. ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है. सेकंड इज द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस. तो ये काइंड ऑफ सही है. ठीक है, बिकॉज ये की फीचर था लैंड रिफॉर्म्स का. बट अभी इसको आगे देख लेते हैं. थर्ड इज इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन. देखो, लैंड रिफॉर्म इज इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है, ये तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात है. ठीक है, कैश क्रॉप्स, तो ये गलत हो जाता है आपका. इवन आज के टाइम पे भी कैश क्रॉप्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. ठीक है, फोकस इज ऑब्वियसली ऑन ग्रेन कल्टीवेशन. डी पे आते हैं. लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू दी सीलिंग लिमिट्स. नो एग्जेम्पशंस. अब देखो बात क्या कि आज तक ऐसी कोई लॉ है ही नहीं ऑलमोस्ट. ठीक है, पॉपुलर इतने हैं कि जिसमें एग्जेम्पशन ना हो. एग्जेम्पशन हर चीज़ में है बिकॉज वो प्रैक्टिकल चीज़ होती है. ठीक है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है. थ्योरेटिकल चीज़ें होती है बट प्रैक्टिकली तो हर जगह एग्जेम्पशन लेना ही पड़ता है आपको. ठीक है, इट्स लाइक केमिस्ट्री, एग्जेम्पशंस आर ऑलवेज देयर. ये गलत हो जाता है. आंसर बचता है आपका बी. ठीक है, और ये आपने पढ़ा भी होगा. तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इतना टफ नहीं है ये. ठीक है, मॉडरेट लेवल पे रखते हैं इसको बिकॉज बाकी स्टेटमेंट आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हो. और सेकंड वाला ऑब्वियसली ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लैंड टू ऑल द लैंड लिस्ट. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय. ठीक है, देखो यहाँ पे ना हमने जो ट्रिक बताई थी वो एक तरीके से फेल भी हो जाती है और वीक भी हो जाती है. क्यों ऐसा? इसलिए हो जाता है कि हमने बोला है कि वर्ल्ड बैंक आंसर होगा और हमने ये भी बोला है कि IMF आंसर होगा. बट इस क्वेश्चन में पहली बात तो दोनों दे रखे हैं. ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि दोनों में से कोई आंसर नहीं है. ठीक है, तो ये आप नॉलेज से करना पड़ेगा आपको, और अगर नहीं कर पाते तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो और यार इसके ट्रिक लगाओगे तो देखो रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा. तो आप कह सकते हो कि देखो ट्रिक यहाँ पे फेल हो जाती है आपकी. बट एक आप कह सकते हो कि इंडिकेशन दिया है यूपीएससी ने कि दोनों दे दी है. तो जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो हाई चांसेस है कि वहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी. ठीक है, मतलब आप हो सकता है गलत जाओगे. थोड़े इंडिकेशन आपको इधर उधर मिलते रहेंगे. ठीक है, आंसर इसका है सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, अब इससे आपको क्या मिलता है? देखो, जब रिपीट थीम हो जाती है, रिपीटेड थीम हो जाती है किसकी? देखो, वर्ल्ड बैंक और IMF सब पढ़ते हैं बट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी आपको पढ़ लेना चाहिए बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर. ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट ट्रेड इन चाइना। ये सही है फैक्चुअली, ठीक है, बेसिक है, MIH का है, बेसिक है ये सब। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, ये भी सही है। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, अब मुझे ऑनेस्टली इसमें से देखो, इस पे थोड़ा डाउट लग रहा है। ये आई एम श्योर कि पक्का सही है ये, ठीक है, और इस पे भी मुझे डाउट लग रहा है। मुझे इन दोनों में से नहीं पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको आता है तो आप इसे हिट करो, और नहीं आता फिर आप गैस करोगे ऑब्वियसली। देखो 1 हटा भी दोगे तो लो, इससे बढ़िया नहीं, 1 तो आपको सही है, ठीक है। तो 1 जिसे नहीं है आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब एक और क्या ट्रिक लगा सकते हैं, एक और ट्रिक ये कि देखो 2 2 2 और 3, तो हाई चांसेस है इन दो में से कोई आंसर होगा। एक हमने एलिमिनेट कर दिया है, बचा आपका ये या फिर ये। अब यहाँ पे तो हम वेरी मच श्योर कि इन दोनों में से एक ही आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब 1 ऑब्वियसली सही है, 2 और 3 में से एक ऑप्शन है। अगर 2 और 3 में से मुझे जाना हो तो देखो किस पे जाओगे फिर आप, ठीक है। मुझे नहीं पता है यहाँ पे, आई एम तो स्टक। आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल आंसर 4 का है ए, ठीक है जी। तो 50-50 पे तो हम पहुँच गए थे आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to the Swadeshi movement, consider the following. It contributed to the revival of the indigenous craft and industries, जो कि सही है, ठीक है। स्वदेशी प्रमोट कर रहे थे तो ऑब्वियसली रिवाइवल को कंट्रीब्यूट किया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ये भी सही है, बिकॉज 1906 के आसपास मेरे ख्याल से एस्टैब्लिश हुआ था। अब देखो यहाँ पे ना आपको ये नहीं जानना है कि ये एक्चुअल में हुआ था कि नहीं हुआ था। देखो हिस्ट्री में यही कमाल की बात है, ठीक है। हिस्ट्री में ना अगर आपको टाइमलाइन पता है, टाइमलाइन इज द गेम। अगर आपको टाइमलाइन पता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन अराउंड 1906 के आसपास, ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट वाज अराउंड 1906 और 7, अगर ये दोनों आपके जो हैं साइमल्टेनियस जगह जा रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो बस आँख बंद करके आप सही कर सकते हो, ठीक है। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मूवमेंट कौन सा है, लीडर कौन था? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी, ये सही है। ऑल इंडिया किसान सभा, क्या लीडर्स के ये थे, मुझे नहीं पता। सेल्फ प्रेसिडेंट वी रामास्वामी ने करी, ये भी सही है, ठीक है। अब 1 और 3 तो सही है, बी सेकंड मुझे नहीं पता है। 1 और 3 लो, एक ही ऑप्शन बचता है, तो ये तो फिर इजी क्वेश्चन हो गया है मुझे लगता है। और देखो इसके मेरे ख्याल से और भी लीडर्स थे, आई एम नॉट श्योर, बट इसके शायद और भी लीडर्स थे, पर एक नहीं था, मुझे नहीं पता। बट इसका तो देखो एक लीडर था और इसके भी एक लीडर थे, ठीक है। तो ये तो करना ईजी है, बाकी जितना मेरे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आंसर, ऑफिशियल आंसर भी डी है। तो आगे बढ़ते हैं, कोई ट्रिक नहीं लगाना इसमें। 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, इसमें से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है पूछा। तो अब इसमें देखो ये टफ हो जाता है थोड़ा, ठीक है। हाँ ये NCERT में कहीं दिया हुआ है ऐसा है, बट स्टिल पेपर में आप जब करोगे तो टफ रहेगा, क्योंकि नॉट पूछा, इसका मतलब आपको बाकी 3 पता होने चाहिए कि जो हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है। तो चन्हू तारो में बीट इंडस्ट्रीज, ये सबने पढ़ा है आई एम श्योर। कोर दीजियन अमरी, ये भी सबने पढ़ा है। बात आती है यहाँ फंस जाती है, अगेन आप 50-50 में फंस जाओगे। फिर भी आपको हिट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से चांस लेना आई एम श्योर आप लोग ले सकते हो, आप, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक तो नहीं है देखो, बट जब बिल्कुल ही आँख बंद कर लो तब की बात मैं बता रहा हूँ। जब बिल्कुल ही आँख बंद करके आप हिट करते हो तो मतलब ABCD की बात ही है, ठीक है। ये एक वीडियो में और भी लोगों ने बोली है। जब आपको ABCD में से चूज करना हो आंखें बंद करके, तो हाई चांसेस आंसर सी होता है UPSC में, ठीक है। सी आंसर होता है। ये तब की बात हो रही है जब आपने सारे ही आंखें बंद कर ली हैं, अब आप कुछ नहीं देख रहे हो, ना स्टेटमेंट देख रहे हो ना कुछ देख रहे हो, बस आप ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है। ये एकदम लास्ट है, ठीक है, एकदम डेड एंड है, तब ये करना है, वरना तो नहीं करना है, ठीक है। तो 7 का ऑफिशियल आंसर भी सी है। ऑब्वियसली मैं ऑफिशियल आंसर देख के बोल रहा हूँ, बट और भी क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको, बट ऑब्वियसली ये यूज़ नहीं करना है, ठीक है, यूज़ नहीं करना है। यूज़ करने के लिए नहीं बताया कि ये बाई चांस आपको लगे कि भाई अब तो पेपर में क्वेश्चन ही 30-40 अटेम्प्ट हुए हैं तो कुछ तो करना ही है, तब ये सीन है। या आपको लगे कि चलो अब 50-50 में पहुंच गए, वहाँ पे खेलना है, तो तब के लिए है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग relief sculpture inscription of Ran Ashoka was mentioned along with the portrait of Ashoka। तो देखो इसमें से सांची मेरे ख्याल से मॉडर्न साइट है, बाकी मुझे भी नहीं पता है,
तो आई वुड हैव स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये मत कहना इसमें सी मार दो। ठीक है, क्योंकि मुझे एक भी नहीं पता, एक पता है बस ये मॉडर्न है, बाकी ये भी नहीं पता कि यहाँ पे ये है भी कि नहीं। ठीक है, तो फॉर मी इट इज़ नॉट 50-50, फॉर मी इट इज़ 1/4 नाउ, और 1/4 का चांस हम कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, 8 का आंसर बताता हूँ आपको, ऑफिशियल ए आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डेटिफिकेशन, ये डेटिफिकेशन होना चाहिए, ये डेटिफिकेशन लिखा हुआ है। डेटिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, मेड वर्शन चॉइस ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं? तो डेटिफिकेशन पार्ट है, यस। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व ही महायान में होते हैं। इमेज वर्शिप ये भी महायान में होता है, तो तीनों सही हैं इसके। ठीक है, ये बेसिक और स्टैटिक है, कोई ट्रिक नहीं लगाई हमने इसमें। इवन ईजी क्वेश्चन है, वेरी ईजी क्वेश्चन, आना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू फोर्स लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो अगेन हम कोशिश करते हैं इनकरेक्ट ढूंढने की। ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड द पीपल, हो सकता है, ऐसा कुछ एक्सट्रीम गलत नहीं दिख रहा है। इट वॉज टोटली एबसेंट, देखो टोटली एबसेंट इन द मध्य प्रदेश एंड कटिहार रीजन ऑफ, ये देखो, ये टोटली एबसेंट तो कोई बोल ही नहीं सकता, टोटली एबसेंट ये गलत हो गया। द फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, देखो इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जब फोर्स्ड लेबर है तो वीकली वेजेस की बात कहाँ से आई भाई? है कि नहीं? फोर्स लेबर हो गया, जब वेजेस मिले, जब उसको कोई कॉम्पनसेशन ही नहीं है तो वेजेस कहाँ से आ गए? और अगर वेजेस मिल रहे हैं तो फिर फोर्स लेबर कैसे हो गया? ठीक है, एक तरीका है सोचने का, ऑब्वियसली मे भी सही भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट एक तरीका अगर आपको एलिमिनेट करना ही है तो एल्डर सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज द फोर्स लेबर, ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि भाई एल्डेस्ट सन ही क्यों, सन तो कोई भी जा सकता है। एंड व्हाट अबाउट देम जिसके सन ना हो, तो क्या उसके घर में से कोई नहीं जाएगा लेबर करने के लिए? ये हो सकता है, बट आई वोंट से बहुत एक्सट्रीम है, बट ये थोड़ा लॉजिकल है, और ये तो पक्का गलत है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन बचते हैं ए और डी। ए और डी में से आप 50-50 चले जाओ, यहाँ से आपको जो भी ठीक लगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या दिमाग लगाना है? यहाँ से आपको दिमाग ये लगाना है कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। क्या आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये याद हो कि एल्डेस्ट सन भेजा जाता था कि यंगेस्ट सन भेजा जाता था? क्या इतना स्टूपिड क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी? आंसर इज ऑब्वियसली नो, यूपीएससी इतना स्टूपिड क्वेश्चन तो नहीं पूछेगी। फिर क्या यूपीएससी ये एक्सपेक्ट कर सकती है इट वॉट कंसिडर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट ऑफ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल? तो आंसर इज यस, कि हाँ, यूपीएससी यहाँ पे जरूर फोकस कर सकती है कि गुप्ता टाइम में इकोनॉमिक कैसी थी। इकोनॉमिक का एक पार्ट हो गया आपका वेस्टी फोर्स लेबर, और वो जो है सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल था। इस लॉजिक से आप इसको ए को हिट कर सकते हो। ठीक है, जो कि ऑफिशियल आंसर भी है। ठीक है जी, फिर से बता देता हूँ मैं। और वैसे देखो, अगर नहीं आ रहा तो स्किप करने वाला क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको करना ही है तो पहले आप, सबसे पहले आपने बी एलिमिनेट किया टोटली एबसेंट से, फिर आपने सी एलिमिनेट किया कि फोर्स लेबर है तो वेजेस कहाँ से आ गए, फिर आपने ए और डी में कंपैरिजन किया, किस बेसिस पे कि यूपीएससी क्या पूछेगा आपसे। क्या ये इतनी स्टूपिड नॉलेज यूपीएससी एक्सेप्ट करेगा कि आपको पता हो? ऑब्वियसली नहीं, इसलिए आंसर ए हो गया। ठीक है, अब ये था आपका, जीरो से हमने कन्वर्ट किया इसको 100 में। ठीक है, जीरो मतलब करने के चांसेस जीरो, सही होने के चांसेस भी जीरो, और आप सही पे पहुंच गए। ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम में तो दिमाग लगाना मुश्किल है, लग जाए तो सबके लिए है ये केस, नहीं लगे तो स्किप करो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है। कल्याण मंडपा वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन द किंगडम ऑफ। अब देखो ये तो मतलब इजी और बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, विजयनगर इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नहीं पता हो तो आप पता करो, बिल्कुल आप करो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, जब क्वेश्चन में विजयनगरा एम्पायर होता है, विजयनगर एम्पायर होता है, तो मोस्टली वही आंसर होता है। इट इज़ लाइक योर वर्ल्ड बैंक, इट इज़ लाइक योर अंडमान एंड निकोबार, इट इज़ लाइक योर नॉर्थ ईस्ट समथिंग समथिंग। ठीक है, इवन और आप ये भी ट्रिक लगा सकते हो कि सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है वो यही है। ठीक है, इस तरीके से आप ला सकते हो। विजयनगर एम्पायर यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन आर नोन एज आर्मी। तो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। ठीक है, द एकता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। एकता सिस्टम ऑफ, देखो ये ना, एकता सिस्टम जो है ना, अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है तो एकता सिस्टम मुगल के टाइम से चलता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत उसके बाद आया, राइट? नहीं सॉरी, आई गेस दिल्ली सल्तनत पहले आया है और फिर आपका मुगल आया। तो स्टिल ठीक है, एकता सिस्टम
एक इंडिजिनस सिस्टम है ये स्टिल। अच्छा चलो एक चीज़ आप नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे इंडिजिनस की बात बोली होती है मोस्टली वो गलत होता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये जब इतना एम्फेसाइज दिया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन हाई चांस है कि नहीं होगा, ठीक है जी। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जब सुल्तान ऑफ दिल्ली आए थे, उन्होंने जब इन्वेट किया था, तो ये तब की बात है, ठीक है। पहले से ये नहीं चला आ रहा था। अगर पहले से चला आ रहा होता तो हमने पहले से पढ़ा होता, पर हमने तो वेदास में कभी नहीं पढ़ा। पढ़ा हमने वैदिक एज में कोई एकता सिस्टम चलता था? नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। फिर भी चलो फॉर फेस्टिव छोड़ो उसको कभी के लिए। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी खिलजी, एक सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब ये बिल्कुल फैक्चुअल है, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस, बहुत बढ़िया ऑप्शन है 1 2 1 3। और ये तो हमने पता है, हमारी ट्रिक कहती है। अब देखो ट्रिक मैं यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन तो है बट स्टैटिक प्लस स्टूपिड क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसलिए हम अप्लाएंगे ट्रिक। ट्रिक ये है कि या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, आंख बंद करके हम जा सकते हैं, ठीक है जी। सीधी बात, या तो ए आंसर है या फिर सी आंसर है, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। सही होने के चांसेस 50%। और ये हमने आगे ऊपर भी देखा है, जहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट वाले दो ऑप्शन में होते हैं वहाँ पे उन्हीं में से एक आंसर होता है। ये तो एक बात हुई। अब देखो इसमें से सही क्या हो सकता है, तो हम 1 और 3 पे, 2 तो अब देख छोड़ ही दो, देखो 2 हो गया आपका गलत, 2 पे तो बात ही नहीं है, अब केवल 1 और 3 पे बात है, ठीक है। अब आप एक तरीके से अगर देखो तो क्या ऑफिस ऑफ मीर बख्शी डजंट लुक लाइक ऑर्गेनाइजेशन वाला स्टेटमेंट कि ये इसका ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या रिपोर्ट है। ऐसे ही ऑफिस ऑफ मीर बख्शी ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। चलो छोड़ो, इतना फार जी मत जाओ। आप यहाँ तक अगर 50-50 आ गए हो, आप इसमें से एक हिट कर दो, उसके बाद जो भी हो वो आपकी किस्मत में है, ठीक है। आंसर मैं इसका बता देता हूँ, ऑफिशियल 12 का ए, ठीक है। आंसर इस 12 का ए ऑफिशियल। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक सही बैठ रही है 50-50। उसके बाद आप जो भी आपको ठीक लगे आप हिट कर दो। अगर आपको ये पता है तो फिर उससे अच्छा तो कुछ रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। संत निम्बारका वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। पिछले वीडियो में, उससे पिछले वीडियो में हमने बताया जहाँ पे कंटेम्परेरी आएगा आप कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आप इसको करोगे गलत, आप अंडरलाइन करोगे कंटेम्परेरी और गलत हो गया स्टेटमेंट, बस खत्म। संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। ये मुझे तो नहीं पता एंड आई एक्सपेक्ट कि किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन फंस जाता है आपका। तो देखो पहला तो गलत है, अब या तो आंसर बी है और या फिर आंसर डी है, ठीक है जी। अब है आपका 50-50, बाकी आप देख लो क्या करना है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल 13 का आंसर डी है, ठीक है। डी, दोनों में से कोई सी नहीं होता, ये भी गलत है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। पहला मैं बता दूँ, केवल इसमें हमने ट्रिक अप्लाई किया है, कंटेम्परेरी था इसलिए गलत किया और वो गलत है भी, ठीक है। वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 14 पे आते हैं। विद रिफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रिटिश रूल के रिगार्डिंग इनको कंसीडर करो, ठीक है। महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडियन लेबर। हाँ देखो महात्मा गांधी तो देखो हर चीज़ में ही इंस्ट्रूमेंटल थे, ठीक है। जब से इंडिया में एंटर हुए तब जब तक 1949 तक हर चीज़ में इंस्ट्रूमेंटल थे, ठीक है। इन लॉर्ड चैम्सफोर्ड महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन और रिकॉर्डिंग फॉर। ये देखो जब गांधी जी का फिलोसफी पे जाओगे, उन्होंने कहा था कि ये मोरल ड्यूटी है इंडियंस की ब्रिटिश को वॉर में सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये उसके अगेंस्ट आता है, सेकंड हो जाएगा आपका क्रॉस। फिर से बता दूं मैं, महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था कि इंडियंस की मॉरल ड्यूटी है ब्रिटिश को वॉर में सपोर्ट करना, ठीक है। उसके साथ ही गलत हो जाता है, ठीक है जी। थर्ड पढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ कांग्रेस वर डिक्लेयर इलीगल पैदा करेंगे। इसको लीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, हो सकता है कर दिया हो, मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब देखते हैं, सेकंड आप एलिमिनेट कर दो। सेकंड गया, सेकंड गया, सेकंड गया, आंसर बी है आपके सामने, ठीक है जी। बस इतने पे कहानी खत्म हो जाती है। आई वुड से इजी आंसर है। ये तो आप पढ़ते हो, देखो ये तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है। हर चीज़ पर आप गांधी को ओपिनियन पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सतेज जो इनके हैं, केसी नेगी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कमेटी ऑफ इंडिया। मुझे इनमें से एक भी नहीं आता है और ठीक है ऑप्शन देख लेते हैं, बट स्टिल जब एक भी नहीं आता तो अटेम्प्ट करने का कोई सेंस नहीं है, आई वुड स्किप इट। फिर भी ऑप्शन हम कह सकते हैं कि देखो इन दोनों में से एक होगा जो हमारी ट्रिक कहती है। फिर भी एक भी मेरे को तो नहीं आता एटलीस्ट, बाकी तो आई वुड फॉर श्योर स्किप इट, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ना बहुत टफ होते हैं मोस्टली। या तो देखो बहुत ईजी होगा आप तुरंत कर दोगे, या अगर थोड़ा टफ होगा तो फिर वो बहुत ही टफ है।
उसको स्किप करना इज द बेस्ट चॉइस। उसमें सी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, आंसर मैं बताता हूँ आपका ऑफिशियल जो है डी आंसर है। ठीक है, ये लो, इसमें ये ट्रिक भी फेल हो जाती है ना, तो ये आंसर है ना ये आंसर है। ठीक है, डी आंसर है इसका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू मियां तानसेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब करेक्ट बाकी होंगे और एक नॉट करेक्ट होगा। पहला पढ़ते हैं, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्पायर अकबर। ठीक है, अब देखो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये तो देखो जनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रन, ये तो सभी करते हैं ऑब्वियसली। तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, ये ना आप जब म्यूजिक पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में तो आप समझोगे ये सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुत लोगों ने की है, तानसेन इज नॉट एन एक्सेप्शन, उन्होंने भी होंगे फॉर श्योर। तो अब बचता क्या है, बचता है आपका ए। ठीक है, तो ये इसलिए केवल सही है कि जनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, और ए, अब आप इसको ऑड वन आउट भी कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो ऑब्वियसली पेपर में आप नहीं सोच पाओगे। ठीक है, अभी सोच सकते हो ऑब्वियसली क्योंकि पी वाई क्यू है, अभी सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो कि देखो मियां तानसेन, इसमें टाइटल मेरे ख्याल से मियां होना चाहिए, तानसेन तो आएगा उनका नाम रहा होगा। ठीक है, उस मियां तो मेरे को नाम नहीं लगता उनका कि मियां नाम होगा। ठीक है, एक लॉजिक ये लगा सकते हो। दूसरा लॉजिक आप ये लगा सकते हो कि इनको जो टाइटल दिया होगा वो अकबर ने नहीं दिया होगा, कॉज इतना स्पेसिफिक यूपी से क्यों पूछेगा, एक तरीका ये पता। पर ये भी देखो बहुत फार फेस्ट है। इसमें अगर मैं भी फिर भी जाऊँ तो मतलब ये और आपका ये तो आप आसानी से कर सकते हो कि ये सही है। ठीक है, फिर आप ए और बी में फंस सकते हो मे बी, कि आप कहते हो कि ये हिंदू गॉड्स पे क्यों करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन ट्विस्ट करनी पड़ेगी। स्टिल आई वुड से मॉडरेट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तो इसका नहीं है। ठीक है, मॉडरेट से टफर साइड पे है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ए आंसर है इसका। ठीक है, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscript to album and individual portrait? जहाँ पे ही पोर्ट्रेट की बात आती है वहाँ पे आपके जहांगीर आ जाते हैं। ठीक है, ये है स्टैटिक और बेसिक आपके आर्ट एंड कल्चर का, जिसे हम जेनिथ भी बोलते हैं पेंटिंग्स का। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Which of the following national parks lies completely in the temperate alpine zone में बोल रहा है। टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन सा था? टेम्परेट अल्पाइन जोन हो गया मतलब कि आपका स्नोई रीजन जो होता है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क आसाम में आता है, वहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती है। नामदफा अरुणाचल में आता है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती होगी पर बहुत कम होगी। न्योरा वैली आपका मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल में है, आई एम नॉट श्योर, बट वैली ऑफ फ्लावर्स तो आपका या तो उत्तरांचल में है या हिमाचल में है, और हाई चांसेस की वो आपके स्नोई रीजन में आता होगा। तो आंसर आपका यही बनता है। ठीक है, नॉलेज से, और ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसको टफ मत रखना है, ये है इजी। और अगर आप ये इतना पढ़ के नहीं जा रहे हो तो फिर आप क्या ही तैयारी कर रहे हो। ये तो मतलब मानस देखो बहुत फेमस है, नामदफा बहुत फेमस है, वैली ऑफ फ्लावर्स दो तीन है। देखो हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत कम गिने चुने नेशनल पार्क है, इतने छोटे स्टेट्स हैं, वो तो आप याद कर ही सकते हो। ठीक है, 19 पे आते हैं। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर दी नीति आयोग। अब ये तो स्टैटिक हो चुका, अब तो अदर क्लीशे हो चुका है। ठीक है, इसको तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को बोलते हैं कि ऑन 21 जून द सन। ओके, ये है आपका ज्योग्राफी बेसिक, ज्योग्राफी बेसिक। ठीक है जी, 21 जून को क्या होता है आपका समर सॉल्स्टिस होता है। सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्कल, ये सही है। डज नॉट सेट बिलो द होराइजन अंटार्कटिक सर्कल, ये हो जाएगा आपका विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, मतलब कि 22 दैट शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर, ये हो जाएगा आपका इक्विनॉक्स। शाइन वर्टिकल बाय द टॉप ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो जाएगा आपका अगेन क्या, आपका विंटर सॉल्स्टिस। तो ये भी गलत है, ये सही है आपका, ए है। एनसीईआरटी का बेसिक है ज्योग्राफी का एकदम। ठीक है, 21 पे आते हैं। Which one of the following groups of plants was domesticated in the New World and introduced in the Old World? ठीक है जी, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है, नहीं याद है चलो छोड़ो, मतलब आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। न्यू वर्ल्ड वो थे जो उन्होंने बाद में डिस्कवर किए थे, इसके बाद उसने ओल्ड वर्ल्ड वो थे जो पहले से थे, एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, इसका मतलब जो ट्रैवलर्स ने जो क्या किया है,
एक्सप्लोर किया है वहाँ पे ऑलरेडी थे, और जो ओल्ड वर्ल्ड था वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, मतलब कि बाहर से लाए गए, ये बात हो रही है इसमें बेसिकली। तो अब देख लेते हैं। देखो जी, का कॉटन तो मोस्ट ऑफ द जगह होता ही है। ठीक है, आप कॉटन एलिमिनेट कर दो, इवन आई वुड से दोनों ही जगह पे होगा, न्यू वर्ल्ड में भी ओल्ड वर्ल्ड में भी। ठीक है, जैसे आप ये एलिमिनेट करते हो आपके पास बचता है टोबैको, कोकोआ, रबर। रबर, कॉफ़ी, वीट, इसमें से वीट हटा दो। ठीक है जी, बात खत्म, आपका ए आंसर हो गया। बिकॉज ये तीनों ना बहुत स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने किस बेसिस पर एलिमिनेट किया, बाकी आप कैसे करना आपने इसको पढ़ना एक बार कि न्यू वर्ल्ड कौन से होते हैं और ओल्ड वर्ल्ड कौन से होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये बेसिक नॉलेज है, मेरे ख्याल से आना चाहिए, मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा, पढ़ा तो मैंने भी है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ एकदम। पहले हमने सोचा कि कॉटन जो है हर जगह होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आई एम श्योर वो हर जगह होगा, इसको हमने कॉटन के बेसिस पर एलिमिनेट किया। फिर हमने देखा कि रबर, कॉफ़ी और वीट, ये वीट हर जगह होता है, इसलिए हमारा ए बचा। ठीक है, मैंने इस बेसिस पे किया, बट स्टिल आप पढ़ के करो, नॉलेज से करना चाहिए। मैं वो से मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो 22 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एसिटिक लायन इज नेचुरली फाइंड इन इंडिया ओनली। हो सकता है मे बी, आगे बढ़ते हैं। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये प्रॉब्लमेटिक है। देखो डबल हम्प्ड जो है ना वो कोल्ड जो आपके रीजन होता है वहाँ पे मिलता है, और इंडिया में नहीं है, और ओनली तो बिल्कुल नहीं है। इंडिया में तो सिंगल ही नहीं मिलता, और अगर मिलता होगा तो बहुत रेयरली मिलता होगा। ठीक है, ये गलत है। आपने भी जितने नॉर्मल कैमल देखे होंगे वो सिंगल हम्प्ड होते हैं। हम्प्ड मतलब ये वाला शेप। ठीक है, जो इनके बैक पे होता है। वन हॉर्न राइनोसेरोस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, इसका मुझे डाउट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट कर लेते हैं पहले। अच्छा लो, ऑप्शन भी लो, और बढ़िया ऑप्शन है। या तो ये आंसर है या ये आंसर है हमारी ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, और सेकंड तो हमने हटा दिया है, सेकंड हट के ये बचा। तो इसमें से तो देखो ट्रिक के हिसाब से जाओ तो ए आंसर बनता है। ऑफिशियल आंसर क्या है? लो, ऑफिशियल आंसर भी ए है। ठीक है जी, ट्रिक हो गई पास। पहले में फेल हुई थी, इसमें पास हो गई, तो 50% आपको मिल गया। आपको मिलेगा +2 माइनस के 0.67, तो प्लस के 133 आपको फ़ायदा हो जाएगा एटलीस्ट अभी तक, एक बार सेम ट्रिक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ये कहाँ पे, ये कहाँ पे, ये कहाँ पे, मुझे ऑनेस्टली तीनों में से कोई भी नहीं आता है, तो आई वुड स्किप दिस क्वेश्चन। कोई दूसरों तक कोई अंदाज़ा नहीं है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल ए है इसका आंसर। आपको आता है तो अटेम्प्ट करो, वरना तो देखो स्किप करो। ऐसे मैच होता है फॉलोइंग में, अगर आपको कुछ नहीं आता तो स्किप करो। ठीक है, 24 पे आते हैं। In a given year in India, official poverty lines are higher in some states, in others because कुछ स्टेट में poverty line हायर है, कुछ स्टेट में लो है, ऐसा क्यों है? Poverty rates vary from state to state, नहीं। जब बोल रहा है इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स, इंडिया में तो देखो नेशनली कैलकुलेट होती है ना, तो फिर वो स्टेट टू स्टेट वेरी थोड़ी कर देगी। ठीक है, ऊपर से क्या बोल रहा है? पॉवर्टी रेट्स वेरी करते हैं। अगर पॉवर्टी रेट्स वेरी करते हैं उससे पुअर की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू, ये सही है एक्चुअली। ठीक है, बिकॉज अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो पॉवर्टी जो डिफाइन होती है वो न्यूट्रिशन बेसिस पे डिफाइन होती है या कमोडिटी बेसिस पे डिफाइन होती है। वहाँ पे आप ओबियसली प्राइस का गेम चलेगा। ठीक है, थर्ड है जीएसपी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो इसका इससे क्या मतलब है? ये तो फैक्ट है। ठीक है ना, ऑब्वियसली वेरी करती है, पर इसका रीज़न नहीं है ये। ठीक है, क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट से, ये तो बिल्कुल स्टूपिड स्टेटमेंट है। ठीक है, आंसर इसका बी है। बिकॉज प्राइस वेरी करती है कमोडिटीज़ के, इसलिए जो है आपका वो रेट क्या है, ये लाइन वेरी करता है। ठीक है, पैसे के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, वरना वो लाइन सेम ही है। ठीक है, पर वो लाइन क्योंकि कमोडिटीज़ के टर्म्स में होती है या न्यूट्रिशन के टर्म्स में होती है, इसलिए वो वेरी करती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 25, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ cirrus cloud thickening and the injection of sulfate aerosol into stratosphere। बहुत बढ़िया। ये क्या कह रहा है कि सीरस क्लाउड को थिन कर देंगे। क्लाउड को थिन करने का मतलब क्या है? कि वो हीट कम स्टोर करेंगे। ठीक है जी, इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इंजेक्ट कर देंगे। तो क्या इससे आर्टिफिशियल रेन के लिए करते हैं? आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, AgI गेस जो भी बनेगा। रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऐसा कुछ नहीं करते हम। रिड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन अर्थ, हमारे पास का नहीं है। ठीक है, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, एग्जैक्टली यही है। और इस मैकेनिज्म को इस तरीके को कहा जाता है
अर्थ की इंजीनियरिंग करना, कुछ ऐसा टर्म है वो, इंजीनियरिंग ऑफ द अर्थ ऐसा कुछ है, आप देख लेना एक बार। बट आंसर सही हुई है, 25 का ऑप्शन आंसर भी डी है। जियो इंजीनियरिंग टर्म है शायद, ठीक है, जियो इंजीनियरिंग आप देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम अर्थ के नेचर से जो है उससे छेड़छाड़ करके जो है ग्लोबल वार्मिंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रादर देन अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज को कम करने के बजाय, उसे जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, आप चेक करें ना, यही टर्म है या कुछ और है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड। ये जिसने पढ़ा है उसको पता होगा ये किस लिए यूज होता है। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी के लिए यूज होता है ये, सिंपल। पायरोलाइसिस में उसको आप बिना ऑक्सीजन के गैस बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करते हो, बायोमास से बेसिकली कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन दी अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ये लो आपका हो गया एकदम स्टैटिक, स्टैटिक प्लस बेसिक तो मैं नहीं कहूँगा, देखो थोड़ा टफ साइड पे है ये। ठीक है, पर है तो देखो बेसिक ही। अब स्टैटिक का क्वेश्चन है, आता आपने पढ़ा है तो आता, नहीं पढ़ा तो नहीं आता। मुझे पर्सनली नहीं आता है। ठीक है, इतनी डिटेल में मैंने ये वाले रीजन नहीं पढ़ा है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल ए आंसर है इसका। बाकी मुझे तो, मैं तो पर्सनली स्किप करता इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो, और ऑब्वियसली मेट्रिक आप लगा नहीं सकते, या तो आपको पता है या नहीं पता, आपको तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल। अब देखो ये है आपका, मतलब या तो आप जाओगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, या तो आप जाओगे बहुत टफ क्वेश्चन है। अब जब भी सम की बात आ जाती है, देखो सम, कैन बी, मे बी, अनलेस की बहुत ही मतलब एक्सट्रीम स्टूपिड बात कर रहा है तो ये सही होते हैं मोस्टली। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं सम या कैन बी, मे बी, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, ऐसा हम पढ़ते हैं और बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, हाँ हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, बिल्कुल हो सकती है। सम तो कुछ भी हो सकता है, सम को तो कुछ भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और ऑफिशियल आंसर भी आपका यही निकलता है, 28 का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है, एक आध बार कभी धोखा दी जाती है, वरना तो सही है मोस्टली। ठीक है, ऊपर से आप क्वेश्चन देख के भी डिसाइड करोगे, है ना, हर क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन देखो क्या उस टाइप का लग रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ब्लूफिन महासीर, कावेरी रिवर, इरावली डॉल्फिन, चंबल रिवर, रस्टी स्पॉटेड कैट, ईस्टर्न घाट्स। इरावली डॉल्फिन चंबल रिवर में नहीं मिलती है, चंबल रिवर में आपके क्या मिलते हैं, घड़ियाल मिलते हैं आई गेस, ये गलत है। और घड़ियाल मिलेंगे तो डॉल्फिन तो वहाँ पे नहीं रहेगी, डॉल्फिन तो गैंगेस में होती है। ठीक है जी, सेकंड आपको हटा दो, आंसर आपके सामने, ये है आपका इजी बेसिक स्टैटिक। ठीक है जी, और सेम नॉलेज आपके एक पिछले पेपर में या उसमें यूज़ हुई थी, वहाँ पे पूछा था कि घड़ियाल कहाँ फाइंड होते हैं, और उसका आंसर था चंबल रिवर। अगर आपको वो पता तो फिर तो ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है जी, सेम सिमिलर नॉलेज ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, वाई इज देयर इज अ ग्रेट कंसर्न अबाउट दी माइक्रोबीट्स दैट आर रिलीज इनटू एनवायरनमेंट। माइक्रोबीट्स के रिगार्डिंग कंसर्न क्यों है, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, बहुत जनरिक स्टेटमेंट, सही भी है। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, मे बी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। दे आर स्मॉल इनफ टू बी ऑब्जर्व बाई क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड, मे बी हो सकता है। ठीक है, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड फूड एडल्ट्रेंट्स, मे बी हो सकता है। अब आपको क्या देखना है, आपको हो सकता है कि देखो सारे से ही हो सकते हैं, इसमें तो हम कन्फ्यूज हो गए। आपको देखना है इसमें सबसे ब्रॉड स्टेटमेंट कौन सा है, ब्रॉड स्टेटमेंट। ब्रॉड अगर आप देखो कि अगर कोई चीज़ चिल्ड्रन में कैंसर कर सकती है तो क्या वो मरीन इकोसिस्टम को हार्म कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इफ देर इज स्मॉल इनफ टू बी ऑब्जर्व क्रॉप प्लांट्स इंडिकेटेड फील्ड्स, क्या ये अगेन मेरीन इकोसिस्टम को हार्म कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड फूड एडल्ट्रेंट्स, अगेन ठीक है, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये बहुत स्पेसिफिक है, ये बहुत स्पेसिफिक है, ये बहुत स्पेसिफिक, ये बहुत ब्रॉड है। ठीक है, पढ़ने में भी जनरल लग रहा है, केवल हम ही तो बात कर रहा है। पढ़ के तो देखो पता चली जाए कोई बैड चीज़ है, ऑब्वियसली गुड के बारे में कहीं बात भी नहीं है, इसलिए ये आप आंसर टिक कर सकते हो, ये ऑब्वियसली आंसर भी यही है। ठीक है जी, ट्रिक यही है कि सबसे ब्रॉड स्टेटमेंट हम पे जाना है।
31 पे आते हैं, रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल समथिंग इट इज फाउंड टू बी अ सोर्स ऑफ, किसका है सस्टेनेबल सोर्स? हो, इसमें से देखो मेरे को कोई आइडिया नहीं ऑब्वियसली, और बहुत ही क्लोज ऑप्शन नहीं है, बहुत दूर दूर का ऑप्शन। देखो अगर ये सही है तो फिर ये भी सही हो सकता है, और इन दोनों में से कोई सही होना मतलब अजीब सी बात होगी। और रिसेंटली मतलब कि देखो करंट अफेयर है, तो अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल 31 का डी है। ठीक है, बट क्वेश्चन देखो स्किप करने वाला ये है। ठीक है, 32 पे आते हैं। फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा, क्या बोल रहे हैं, मेजरमेंट किसको मेजर करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस और रिमोट सेंसिंग डेटा इज यूज्ड, किसके लिए रिमोट सेंसिंग डेटा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेंट इन दिस स्पेसिफिक ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, कर सकते हैं बिल्कुल। ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज, बिल्कुल कर सकते हैं। लैंड सर्फेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो रिमोट सेंसिंग जो है ना वो एक नीचे वाले सैटेलाइट्स, मतलब कि अगर ये अर्थ है तो लोअर एटमॉस्फेयर में होते हैं आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, वहाँ पे अगर आप लगाओगे तो आपको जो डिटेल्ड ग्राउंड का व्यू है वो मिल जाएगा, और ये चीज़ों के लिए आपको डिटेल्ड ग्राउंड व्यू ही लगेगा। ठीक है, इसलिए आप कर सकते हो तीनों। आंसर भी आपका डी है। एंड अगेन सैटेलाइट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इनके लेके जो ऑर्बिट है लो, मीडियम, हाई, ये आपको पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट भी पढ़ सकते हो आप में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विद रेफरेंस स्टेट मेंशन टर्म्स ऑफ परसेंट फॉर कवर टू द टोटल स्टेट, तो ये पूछ रहा है फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया स्टेट। ये तो ये देखो बहुत टफ क्वेश्चन है, ये सारे किसको ही याद होंगे, किसको याद है तो अच्छी बात है, ये तो प्योर स्किप करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर मैं बताता हूँ आपको, इसका सी है। ठीक है, बट बेटर टू स्किप इट, कोई सेंस नहीं से करने का। ठीक है, 34 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट, मीथेन हाइड्रेट को लेकर क्या सही है? ग्लोबल वार्मिंग, मीथेन हाइड्रेट को छोड़ ही देते हैं। ठीक है, मीथेन को कंसिडर कर लेते हैं। तो मीथेन के डिपॉजिट को लेकर क्या चीज़ें हैं? ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट, जो कि सही है। ठीक है, ये पॉपुलर है, इजी है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा, ये तो मतलब बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, ऐसा है। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और टू, देखो अब ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ये डाउटफुल है थोड़ा। ठीक है, कॉज वो टाइमलाइन की बात कर रहा है। मीथेन ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CH4 से CO2, हाँ बन सकता है, देखो हाई चांसेस बन जाएगा। ऑक्सीडाइज लिखा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऐड होगा तो CO2 ही बनेगा, तो हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। तो 1 और 2 आई एम श्योर कि ये सही होंगे, 3 पे मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है। ठीक है जी, बस इतना ही है। ट्रिक मेरे को कोई लगती हुई दिख नहीं रही। आंसर मैं आपको बताया था, ऑफिशियल आंसर इसका डी है। ठीक है, 34 का डी ऑफिशियल आंसर। बाकी तो नॉलेज ही जा सकते हो आप, हाई चांसेस। ठीक है, 35 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ बायोमास रेसिड्यू, ये लो। देखो जी, जब बर्निंग होती है तो कुछ भी रिलीज होता है, कुछ भी मतलब सब कुछ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, ओजोन भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो पक्का होता ही है, सल्फर डाइऑक्साइड भी पक्का होता ही है। ठीक है, 1 और 4 देखो, यहाँ यहाँ केवल यहाँ है और यहाँ है। मीथेन और ओजोन भी होता है। ठीक है, तो आंसर आपका ऑब्वियसली डी बनता है। ठीक है, ये नॉलेज है, थोड़ा कॉमन सेंस ही आप जाओगे तो मैंने बता दिया कि आपको बर्निंग में तो कुछ भी रिलीज होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, सब कुछ होगा उसमें, O भी होगा आपका, C भी होगा, H भी होगा, S भी होगा, और ये सब यही है ये। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, ये इनकी बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है? ठीक है, तो इसमें जो हमारा एक निमोनिक हमने याद कर रखा है वो ये है कि ब्लैक सी का जो निमोनिक है वो है BURGRT। ठीक है, और इसमें C नहीं आता है, इसलिए ये गलत है। फिर से बताता हूँ, ब्लैक सी का निमोनिक है BURGRT, कंट्रीज आप पढ़ लेना जाके। C नहीं आता तो आपका सेकंड गेस चला गया। ठीक है, सेकंड गया, सेकंड गया, सेकंड गया, आंसर आपके सामने, खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही है। ठीक है जी, 36 का ऑफिशियल आंसर भी B है। इतना इजी क्वेश्चन, केवल आपको एक निमोनिक याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑब्वियसली उसमें से याद कौन सा करना है आपको? रेड सी याद करना है जी, हाँ याद करना है।
कैस्पियन सी याद करना है, जी हाँ याद करना है। मेडिटेरियन सी याद करना है, हाँ याद करना। एड्रियाटिक याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये तो बहुत पॉपुलर है, आपको आने भी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years, ठीक है। अब देखो, जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था ना, तो पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है। तो अब देखो, ये तो पक्का नहीं है, ये तो मतलब आसपास भी नहीं है इन दोनों के, ठीक है। ये पूछ रहा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अब आप एक चीज़ देखो, देखो नॉर्मली इंडिया में कंपटीशन रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली में बहुत फार फेस्ट लॉजिक है। वो ये है कि यूपीएससी क्यों अट्रैक्ट हुआ हुआ इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। लास्ट 5 years में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर राइस का अगर चाइना बन गया, तो इंडिया का यूपीएससी ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा? कोई सेंस है इस बात का? नहीं है ऑब्वियसली। इसका मतलब हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि न्यूज़ में आया होगा कि इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है ना, किसका? राइस का, फॉर द लास्ट 5 years। वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पिक किया होगा और आपके पेपर में डाला होगा, ठीक है जी। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसलिए आंसर बी है, ठीक है। ये है रिवर्स साइकोलॉजी। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको एग्जामिनर का दिमाग सॉल्व करना है, ठीक है। ये लॉजिक कैसे सॉल्व करने का, बाकी तो फिर अब नहीं है, तो फिर आप इसको स्किप कर दो, ठीक है। बाकी इसमें तो आप ट्रिक वगैरह कुछ लगा नहीं सकते, 1 वर्ड आंसर है, 1/4 से आप जाओगे, ठीक है। 38 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्ट क्या है वो बताना है इसमें, ठीक है। देखो, बंदरपूछ यमुना ये सबको पता होगा, पॉपुलर है। बाराशिगरी ये भी सबको पता होगा। मिलम मंदाकिनी मुझे नहीं पता है। सियाचिन नुब्रा से मुझे नहीं पता है। जेमू मानस ये मुझे नहीं पता है। 1-2 पक्का सही है, ये मुझे पता है, ठीक है। इसमें आपको याद क्या करने हैं, जो आपके चिनाब, यमुना, गंगा, और आप क्या याद कर सकते हो इसमें, मंदाकिनी आप याद कर लेना, देखो यहाँ पे पूछ लिया है तो। और भी आपके कुछ रिवर हैं, चिनाब है, इसमें चिनाब बोल दिया मैंने, हाँ जी चिनाब बोल दिया मैंने। सतलज और आपकी रावी, झेलम आप कर सकते हो। ये चीज़ें कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, ग्लेशियर कौन सा है इनका, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को 1 और 2 पता है, तो आंसर ए हो गया सॉर्ट आउट, ठीक है। 38 का आंसर ऑफिशियल आंसर भी ए है। तो ऑब्वियसली इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, नॉलेज केवल यूज़ की है। 39 पे आते हैं। इन इंडिया द यूज ऑफ समथिंग 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 इज व्यूड विद एप्रीहेंशन दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन। देखो कुछ केमिकल्स दे दिए हैं, वो किस में यूज़ होते हैं आपको ये बताना है, ठीक है जी। अब मैं आपको देखो, इसमें मैं बताता हूँ ट्रिक, मतलब सेंस में आई एम टॉकिंग, ठीक है, कॉमन सेंस के लिए। ट्रिक नहीं है ये पर से, ठीक है, बस सोचने का तरीका है, थॉट प्रोसेस जिसे कहना चाहिए। थॉट प्रोसेस क्या रखना है आपको, ठीक है जी। अब आप देखो ध्यान से, ये तो आपने चलो पढ़ लिया, कार्बोफ्यूरन मिथाइल पैराथोन फोन, देखो नाम से पढ़ के पता लग रहा है पेस्टिसाइड की बात हो रही है, ठीक है। बट फिर भी लेट्स से मेरे को नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे। देखो, प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड्स और फ्रूट रिपनिंग एजेंट्स, क्या ये दोनों सिमिलर चीज़ें नहीं है? इसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे का पार्ट है दूसरे का नहीं है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर इक्वल चीज़ें हैं। इवन दोनों इंटरचेंजेबली भी यूज़ होती हैं, ठीक है। फ्रूट रिपनिंग एजेंट और फिर प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, मतलब लाइक आप कोई भी फ्रूट लो, उसको आप उस लगा के रखते हो, कुछ दिन के लिए वो रखा रहता है, तो उसको प्रिजर्व भी करता है और राइप भी करता है, फिर आप उसको मार्केट में जाके बेचते हो, ऐसे ही काम चलता है। अब दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, या इसमें से एक भी होगा तो वो दूसरा पे ओवरलैप हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों ही आंसर नहीं है, ठीक है। बी गया, सी गया, खत्म काम, ठीक है। अब आ जाओ ए और डी में। अब आपको देखना भाई यूपीएससी क्या पूछेगी। क्या यूपीएससी में से पूछेगी कि कॉस्मेटिक में कौन सा मॉइस्चराइजिंग एजेंट यूज होता है? ऑब्वियसली नहीं पूछेगी, यूपीएससी को क्या मतलब है इस सब बेवकूफ़ी से। आंसर आपका बचता है, क्या यूपीएससी पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर पूछेगी? हाँ जी, हॉट टॉपिक है एग्रीकल्चर, आंसर ए बनता है, ठीक है। थॉट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, अब आप देख लो, आपको इसे कॉपी करना है, आपको अपना खुद निकालना है, ठीक है। और नॉलेज से आता है, उससे अच्छा तो फिर कुछ है ही नहीं, ठीक है। 40 पे आते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Under the Ramsar Convention, it is mandatory on the part of government of India to protect the conserve all the wetlands in the territory of India। ये गलत है, all the wetlands की बात वो नहीं करता है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फिर रामसर कन्वेंशन की क्या जरूरत है, वो तो गवर्नमेंट की वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही ना, सही है। सेकंड पे आते हैं। द वेटलैंड कंजर्वेशन वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। हो सकता है, देखो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस,
वेटलैंड रूल्स ऑल्सो कैन कंप्रेस ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन फॉर द वेटलैंड्स एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। ये देखो जनरिक स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है, सही होने के चांसेस हैं। तो पहला तो हम श्योर गलत है, दूसरा और तीसरा आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। तो पहला अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं और हम इसमें बच जाते हैं। अब क्वेश्चन आपका सेकंड पे डिपेंड करता है। सेकंड तो देखो कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। यहाँ से आई एम नॉट श्योर, यहाँ से आप अपना चांस खुद दो 50-50, ठीक है। आंसर मैं आपको ऑफिशियल बता देता हूँ, 40 का आंसर है आपका सी, ठीक है जी। बस इतना ही है इसमें, आगे बढ़ते हैं 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ओके। एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एनवायरनमेंट। एग्रीकल्चर सॉइल्स का कोई भी रिलीज कर सकता है। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, ये है आपका पॉपुलर नॉलेज, ठीक है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट, नॉर्मल नॉलेज है। देखो लिखा भी कैसे है, ना ओनली है ना ऑल है। एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज करती, हाँ करती होगी, 1% भी रिलीज करती है तो करती होगी। कैटल अमोनिया रिलीज करता है, 1% भी करती तो करता होगा। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज करती है रिएक्टेंट्स को, कर एक भी कर दिया तो करता होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ वैसा वाला क्वेश्चन है, कैन, मे, सम, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, हो सकता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। What is common to the places known as Alayar, Isapur, Kangsabati? ठीक है जी। अब देखो मेरे को इनमें से कुछ भी नहीं आता है, तो मैं तो करूँगा इसको स्किप। मैंने इनमें से एक भी नहीं सुना है, ठीक है। अब इसमें से एलिमिनेट क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट तो देखो रेन फॉरेस्ट तो नहीं है, रेन फॉरेस्ट ऐसे ये छोटी मोटी जगह तो है नहीं जो आप देख लूँ एकदम आपको ना पता हो, ऐसा हो नहीं सकता, आपने ना सुना हो, ठीक है। क्या हो सकता है, देखो यूरेनियम डिपॉजिट हो सकते हैं, अंडरग्राउंड केव सिस्टम हो सकते हैं, वाटर रिजर्व ये भी हो सकता है, इन तीनों में से एक है पर पक्का, ठीक है। तो आई पर्सनली वुड स्किप दिस क्वेश्चन। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 42 का ऑफिशियल आंसर है डी, वाटर रिजर्वॉयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स ऑफ द यूज ऑफ HCNG, हाइड्रोजन एनरिच CNG, मतलब कि CNG प्लस के हाइड्रोजन for busing transfer the following statements. The main advantage of the use of hydrogen is the elimination of carbon monoxide emission. जी हाँ, इससे कम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। HCNG as fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon emissions, बिल्कुल करेगा। हाइड्रोजन अप टू 1/5 by volume can be blended with CNG as fuel, ये देखो नहीं पता, नॉट श्योर। HCNG makes the fuel less expensive, देखो हाइड्रोजन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो एक्सपेंसिव बहुत है, क्योंकि इसे प्रोड्यूस करने का जो खर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉइंट तो पक्का गलत है। और हाइड्रोजन के बारे में कुछ भी पढ़ोगे, हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल्स के बारे में पढ़ोगे, आप सबसे पहले यही पढ़ोगे कि हाइड्रोजन बनाना बहुत महंगा है, ठीक है, एनर्जी बहुत प्रोड्यूस करती है, एक एक्सपेंसिव है, दूसरा क्या है, देखो हाइड्रोजन महंगी नहीं है, उसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। दूसरा क्या है, सेफ्टी इशूज़ हैं, हाइड्रोजन अगर ब्लास्ट हो गया तो ख़त्म गेम, ठीक है। 4 को अगर हम एलिमिनेट कर दें, 4 क्या बटा 1, 2 और 3। अब देखो इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है, ठीक है जी, वही आपको देखना है, मतलब कि हमें देखना है ए और बी, 1 सही है या तो फिर 2 और 3 सही है, ठीक है। अब देखो 1 सही है, द मेन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ HCNG द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस। क्या CO एलिमिनेट हो जाएगा, मे भी हो सकता है, पर क्या 2 और 3 सही है, HCNG फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये कह रहा रिड्यूसेस और ये कह रहा एलिमिनेशन, इसका एलिमिनेशन का अगर आप रिड्यूस मतलब निकालो तो ये सही है, पर अगर आप इसका मतलब निकालो कि कंप्लीटली एलिमिनेट मतलब कि जीरो कर देगा तो ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। दूसरा आप थर्ड पढ़ो, हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज फ्यूल फॉर बसेस। देखो ये है आपका बिल्कुल फैक्ट, और ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट नहीं करते आपको ये पता हो, वैसे नहीं एक्सपेक्ट करेगा ना ये चीज़ पता हो, ठीक है। और हमने बात की है कि जब आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये पता हो, तब डेटा जो है या फैक्ट जो है वो सही होता है, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम जाएं तो पहले को हटा दो, 2 और 3 सही करो तो आपका ये होता है, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ अगर आप देखो सेकंड स्टेटमेंट तो पक्का सही है, बस यहाँ से भी हमारा काम हो जाएगा। ये हमने पहले ही हटा दिए थे, सेकंड केवल इसमें बी, तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। 1 की तो जरूरत ही नहीं है, देखो ठीक है, 2 पे काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप देखो यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको बस ये चीज़ पता हो, ये लेस एक्सपेंसिव नहीं मोर एक्सपेंसिव होगा। दूसरा आप इतना एडमिट कर पाओ कि ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है वो जनरिक स्टेटमेंट है, ठीक है।
सही स्टेटमेंट है, अगर आप इतना फिगर आउट कर लो तो आंसर आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट? क्लाउडी नाइट पे ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं फॉर्म होते हैं? ठीक है, अब देखो मैं आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, लॉजिक थॉट प्रोसेस कैसे काम करना चाहिए आपका। क्लाउड्स अब्सॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, क्लाउड जो है रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, ठीक है जी। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, क्लाउड जो है अर्थ के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, ठीक है। अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट, अर्थ का सरफेस जो है क्लाउडी नाइट के दिन क्या होता है, कम होता है। और फोर्थ क्या कह रहा है, क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब आप देखो क्या, अगर क्लाउड एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस को, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, ये अर्थ है, ये क्लाउड है, ये रेडिएशन निकले, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यहाँ का टेम्परेचर कम हो गया, सही है, रेडिएशन है, हीट है ऑब्वियसली। सी वाला देखो आप, द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट, ये लो टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर, तो ये तो सेम ही चीज़ है, मतलब ये और ये तो सेम ही बात बोल रहे हैं ना घुमा फिरा के, कि ऊपर जो टेम्परेचर हाई होगा, नीचे जो टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब दोनों तो एक ही बात बोल रहे हैं, दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, इसका मतलब ना तो ये आंसर है ना ये आंसर है, ठीक है जी, सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं है। अब देखो, अब आप लगाओ अपना लॉजिक, जब क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे अर्थ के रेडिएशन को, मतलब नीचे टेम्परेचर हाई होगा, है ना। और ड्यू ड्रॉप्स कब नहीं बनेंगे, ड्यू ड्रॉप्स तब नहीं बनेंगे जब फ्रीजिंग टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और वो तभी होगा कि जब रिफ्लेक्ट बैक करके, मतलब कि अर्थ का सरफेस जो है ना, वो क्या होगा, हाई होगा, सॉरी हाई होगा, हाई, इसीलिए टेम्परेचर लो नहीं है, इसलिए ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म नहीं हो रहे, ठीक है, यही इसका आंसर है बी। ये आप पढ़ो, क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल, अगर क्लाउड डिफ्लेक्ट कर देंगे ब्लोइंग विंड को ग्राउंड लेवल पे, तो हीट तो आपकी डिसिपेट हो जाएगी, है ना, तो वार्मनेस एक्सटेंड होगी आपकी, ठीक है, बैलेंस्ड हीट बनेगा आपका रादर देन कूलनेस, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक्जैक्ट हीट की बात कोई की भी नहीं है, विंड से कैसे आप केवल डिसाइड कर लोगे टेम्परेचर को, ठीक है, विंड तो हॉट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, consider following statements, 44th amendment to Indian Constitution article placing the ejection of election of prime minister beyond judicial review, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और 44 हुआ भी होगा तो 42nd में हुआ होगा, ठीक है, 44 में नहीं हो सकता, वो कोर्स करेक्शन के लिए आया था वो 44, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक 1991 एज बीइंग वैलिड, ये सही है, फैक्चुअल है, स्टैटिक पॉलिटी है, तो ये गलत है, ये सही है, बी आंसर हो गया आपका, ठीक है। स्टैटिक इजी क्वेश्चन, पढ़ लेना आप डिटेल में आराम से। 46 पे आते हैं, देखो इतना लंबा क्वेश्चन है, आई एम नॉट रीडिंग होल ऑफ दिस बिकॉज ये स्टैटिक क्वेश्चन है, देखने में ही पता चल रहा है, ठीक है, स्टैटिक इजी क्वेश्चन है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 46 का आंसर सी है, ठीक है, आप पढ़ लेना आराम से, आई एम श्योर ये लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इजीली वो भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, अगेन इजी क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, इजी फैक्चुअल, जवाहरलाल नेहरू, इनिशियली स्टार्टिंग में आ गया था वो, ठीक है। 48 पे आते हैं, कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, मे बी, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है पर पता नहीं है अभी। कोल ब्लॉक्स आर लोडेड ऑन लॉटरी बेसिस, मे बी, अब देखो, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट कोल प्रोडक्शन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इंडिया आज भी इंपोर्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है जी। अब देखो ये राम कहानी आपको जाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप थर्ड को एलिमिनेट करोगे आंसर आपके सामने 1 ओनली है। दूसरी बात, हमारी जो ट्रिक है 1 2 1 3 सिंगल स्टेटमेंट, इसी में से एक आंसर होगा, ये भी सही होगी, ठीक है जी, पहला आंसर है आपका ए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या लगाया, नॉलेज प्लस ट्रिक, नॉलेज प्लस ट्रिक, ठीक है। 49 पे आते हैं, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ समथिंग समथिंग exempt several posts from disqualification on the grounds of office of profit,
तो देखो, ये जो पहले क्वेश्चन आता था वो आता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, या सर मेरे ख्याल से बाद मैंने लगाया, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है क्या होता है, ठीक है, इसी में है मेंशन है आपके पार्लियामेंट एक्ट में या रूल में जो भी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। अब मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। अब देखो, ये ना बहुत स्टूपिड नॉलेज है, यूपीएससी आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेगी आपको ये पता हो, इसका मतलब इस पे तो क्वेश्चन डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। इतना तो एकदम आप श्योर शॉर्ट समझ लो, अब तक आप समझ गए होगे, ठीक है। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेल डिफाइंड, ये लोग काम खत्म हो गया आपका, बस इसी चीज के ऊपर बार बार पूछते आ रहे हैं ये लोग, मैं भी बोल ही रहा था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? नहीं है भाई, नहीं है। थर्ड आप हटाओगे, आंसर आपके सामने ए। देखा, फिर से देखो, फैक्ट पूछा पर इसकी जरूरत नहीं है आपको, 5 टाइम्स 10 टाइम्स कोई जरूरत नहीं है, काम खत्म। ये पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ के आओगे ना भाई, ये पता होना चाहिए, आंसर आपके सामने है। 50 पे आते हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल इनटू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ये पूछ रहा कौन से के अंडर में जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है फॉर ट्राइबल वाला, वो किसको आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दोगे। देख लो भाई, कौन सा ट्राइबल से रिलेटेड इसमें शेड्यूल है। थर्ड नहीं है, नाइन्थ नहीं है, ट्वेल्थ नहीं है, फिफ्थ और सिक्स्थ है, फिफ्थ आंसर है, और घुमा फिरा के नहीं पे आंसर क्वेश्चन आता है मोस्टली, ठीक है। तो इजी है ये तो क्वेश्चन फिर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 2019 के 1 to 50 क्वेश्चन आपके डन है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे हम करते हैं 51 to 100 ऑफ 2019 जीएस। तो आज का ये वाला वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।